नमस्कार प्यारे बच्चों। हाई स्कूल में पढ़ने वाले सभी छात्र को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि 18 तारीख से पेपर हाई स्कूल के चालू होने वाले हैं और निश्चित है कि गणित की बहुत ज़्यादा भूमिका रहती है उत्तीर्ण होने के लिए। तो जो राज्य शिक्षा केंद्र से जो प्रश्न बैंक बनाई गई हैं, भेजी गई हैं, उन्हीं में से पेपर आना है और उन्हीं में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आना है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अच्छे से बच्चे कर पाएँ, अच्छे से उनको समझ सकें, उनकी अवधारणा को क्लियर कर सकें और सही उनके जो टिक मार्क हैं वो लगा सकें या सही खाली स्थान भर सकें। जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो भी जैसी स्थिति आती है वैसा वो कर सकें। तो उसके लिए वीडियो बनाई है और मैं बना रहा हूँ। एक वीडियो में पहले पार्ट 1 बना चुका हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए। अब मैं सेकंड वाला पार्ट बना रहा हूँ जिसमें अध्याय 4 से लेकर 4, 5, 6 3 अध्याय का मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो महत्वपूर्ण हैं, जो एग्जाम में आने वाले हैं, उन्हीं के बारे में अपन लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो इसमें अध्याय 4 जो द्विघात समीकरण है, इसमें अपन लोग देख पा रहे हैं कि जो 1 अंक का इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे और 3 अंक का 1 क्वेश्चन आएगा। कुल मिला के यहाँ पर 5 अंक इस वाले चैप्टर से आना है द्विघात समीकरण से। तो चलिए समझ लेते हैं इनको जरा अपन लोग। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि यदि समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो समीकरण के विभक्तिकर का मान कितना होगा। तो यहाँ पे जब ये वर्ग समीकरण आता है या फिर द्विघात समीकरण आता है तो इसका जो विभक्तिकर का जो फार्मूला होता है, जो सूत्र होता है वो ये होता है d बराबर b स्क्वायर ऋण 4ac। तो यहाँ पे अपन जान सकते हैं कि जो व्यक्तिकर का मान कितना होता है, मूल समान है तो, और मूल समान होने के लिए व्यक्तिकर का मान 0 होता है। तो यहाँ पे व्यक्तिकर का मान 0 होगा इस कंडीशन के लिए, मूल समान होने के लिए। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उनमें से जो पहला वाला जो ऑप्शन है ए नंबर का वो सही है, क्योंकि यहाँ जब मूल समान होते हैं तो व्यक्तिकर का मान 0 होता है। चलिए दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति का मतलब यही है कि अपन को विभक्तिकर निकालना पड़ेगा और विभक्तिकर निकालने के बाद ही अपन लोग बता पाएंगे कि इसके मूल में क्या मतलब फीचर्स हैं, क्या प्रकृति है उनकी। तो सबसे पहले अपन लोग यहाँ डी का मान निकालते हैं, मतलब विभक्तिकर निकालते हैं इसका। तो यहाँ अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका फार्मूला होता है। बी का मान यहाँ पे 1 रख दिया अपन लोगों ने और ए का मान भी 1 है और सी का मान -1 है। जब यहाँ सॉल्व किया तो ये देखो यहाँ पे 1 हो गया, ये 4 एकम 4 प्लस का हो गया 5 हो गया और 5 0 से बड़ा है। तो जब विभक्तिकर का मान 0 से बड़ा आता है तो उस कंडीशन में मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं ऐसी कंडीशन में। तो यहाँ निश्चित है कि इस दूसरे वाले प्रश्न का जो आंसर है वो बी नंबर का सही है, वास्तविक और भिन्न भिन्न। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा वाला प्रश्न अपन लोग देखते हैं। इसमें लिखा है किसी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है। तो यहाँ पे द्विघात लिखा हुआ है पहले से, तो अधिकतम घात कितनी होगी। निश्चित है कि द्विघात जब लिखा हुआ है तो 2 ही होगी इसकी अधिकतम घात। ये तो ये क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है। द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होगी, तो द्विघात है वो, इसका मतलब उसमें 2 घात ही सबसे बड़ी घात 2 है उसके अंदर। तो ये इसका तीसरे वाले प्रश्न का उत्तर बी नंबर का सही होगा 2, क्योंकि अपन जानते हैं कि द्विघात समीकरण ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब द्विघात समीकरण में अधिकतम घात 2 रहती है। तो इसका तीसरे का जो बी नंबर का आंसर है 2 वो सही है। चलिए चौथा वाला प्रश्न देखते हैं। और द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विभक्तिकर होगा। तो विभक्तिकर का फार्मूला अपन लोग अभी पढ़ चुके हैं। इसका फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो इस चारों में देख पा रहे हैं हम लोग, चारों में से ये जो पहला नंबर का है ए नंबर का d इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 4ac, ये विभक्तिकर का जो फार्मूला है वो सही है। तो इसका चौथे वाले का पहला जो आंसर है ए नंबर का वो सही है। चलिए पांचवा देखते हैं। और पांचवें में अपन लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। तो अपन जानते हैं कि मूल वास्तविक होने के लिए अपन को विभक्तिकर निकालना पड़ेगा और विभक्तिकर निकालने के बाद ही अपन लोग बता पाएंगे कि मूल वास्तविक होंगे कि नहीं होंगे। तो अपन लोग चेक करते हैं। चलिए पहले वाले जो वर्ग समीकरण है उसी को देख लेते हैं। तो अपन जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होना चाहिए वास्तविक के लिए। तो अपन इसमें वैल्यू को रखते हैं, बी का मान और ए का मान, सी का मान, इसमें से अपन लोग इसमें जब रखेंगे तो यहाँ पे 65 आ रहा है, मतलब 65 आ रहा है। और अपन जानते हैं कि 65 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये जो पहला वाला समीकरण है वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो ये पहला वाला जो समीकरण है इसी के मूल वास्तविक होंगे।
क्योंकि अपन जानते हैं वास्तविक होने के लिए जो विभक्तकर होता है उसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ विभक्तकर का जो मान निकाला गया वो देखो 0 से बड़ा आया, 65 आया, 65 बड़ा आया। इसका मतलब ये पहला समीकरण के मूल जो है वो वास्तविक होंगे। चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं और इसमें देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ कि द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 के मूल होंगे। निश्चित है कि इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करने के बाद ही अपन लोग बता पाएंगे कि इसके मूल क्या होंगे। तो इसके लिए अपन जानते हैं जब वर्ग समीकरण को सॉल्व करते हैं तो उसका जो अक्षर वाला जो पद होता है वो वाला और सबसे फ्रंट वाला जो मल्टीपल होता है, सबसे आगे वाला जो अग्रज होता है उसका मल्टीपल करके देखते हैं। यानी कि 2 का और 6 का जब मल्टीपल करेंगे तो 12 आएगा और ये जो अक्षर वाला पद है वो धन का है, तो निश्चित है बीच वाला पद जोड़ने पर बनेगा, 2 पदों को जोड़ने पर बनेगा। तो 6 दूनी ये 12 यहाँ पे हो रहा है, यानी गुणा 12 होना चाहिए और उन संख्याओं का योग 7 होना चाहिए। तो हम लोग को ये गैस करना पड़ेगा इस तरह से माइंड में कि कौन सी संख्या ऐसी 2 होती हैं जिनका गुणा करने पर तो 12 आता हो और जोड़ करने पर 7 आता। तो वो 4 और 3 होती हैं निश्चित है। तो इसको 7 को अपन लोगों ने 4 और 3 में डिवाइड कर दिया, इनके 4x और इनके 3x। तो ये 7 को अपन ने डिवाइड कर दिया। अब इसको 2 का जो पेयर बनाकर इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद 2x बाहर आ जाएगा, x - 2 बचेगा, या 3 बाहर आ जाएगा, फिर x - 2 बचेगा। तो x - 2 बहुत दोनों जगह फिर सेम है, इसको बाहर निकालेंगे तो 2x - 3 बचेगा। तो इस तरह से 2 फैक्टर यहाँ पे ये बन जाएंगे और इनको बारी बारी से जब 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएंगी। एक तो आ जाएगी 3/2 आ जाएगी और एक 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे इस वाले द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो 3/2 और 2 होगा। यानी कि जो कह सकते हैं अपन लोग पहले वाला जो आंसर है ई नंबर का वो सही है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अपन लोग रिक्त स्थान आते हैं भरने के लिए, इनको अपन लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक समीकरण px = 0 जहाँ px घात 2 का बहुपद हो। तो जब घात 2 का कोई बहुपद है तो उस समीकरण को अपन लोग क्या बोलेंगे, उसको द्विघाती बोलेंगे। तो चाहे यहाँ पे अपन लोग द्विघाती लिख दीजिए चाहे द्विघात लिख दीजिए। तो यहाँ पे जो खाली स्थान है वहाँ पे द्विघात कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। यहाँ पे द्विघात भरा होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पर दूसरा खाली स्थान इसमें लिखा है किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम। तो निश्चित है कि जितने घात का समीकरण होता है उतने ही उसके मूल निकलते हैं। तो जब द्विघात समीकरण है तो कितने अधिकतम मूल निकलेंगे, 2 निकलेंगे। तो यहाँ पे खाली स्थान में 2 भरा होगा, 2 मूल होंगे द्विघात समीकरण के। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और अब तीसरा अपन लोग खाली स्थान देख लेते हैं। इसमें तीसरे खाली स्थान में ये समीकरण दे रखा है, फैक्टर के फॉर्म में दे रखा है x - 3 और x + 4। तो ये फैक्टर के फॉर्म में जब दे रखा है तो इसके मूल निकालना और ही आसान रहता है। जब अपन लोग उसको बारी बारी से 0 के बराबर रखेंगे, पहले फैक्टर को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी और जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू -4 आ जाएगी। तो मतलब इसके 2 मूल आएंगे, एक 3 आएगा और एक ऋण के 4 आएगा। तो 3 ऋण 4 यहाँ पे भर देंगे खाली स्थान में, 3 और ऋण 4। तो इस तरह से ये तीसरे वाले में ये खाली स्थान में 3 और ऋण 4 आएगा। फिर चौथा खाली स्थान है, इसमें लिखा है यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो। जब द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं तो विभक्तकर का मान वहाँ पे 0 होता है। तो कह रहे हैं कि उस समीकरण के विभक्तकर का मान कितना होगा। सिंपल बात है कि जब मूल समान है तो विभक्तकर का मान 0 होगा। तो यहाँ पे अपन 0 भर देंगे, मतलब 0 यहाँ पे खाली स्थान में भर देंगे। अब ये पांचवा आता है, इसमें लिखा है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के विभक्तकर का मान क्या होगा। तो ये एक तरह से इसका फार्मूला पूछ रहे हैं अपन लोगों से कि इस अगर वर्ग समीकरण ऐसा रहता है तो उसका फार्मूला क्या होगा विभक्तकर निकालने का। तो वो होता है d = b² - 4ac, जो कि अपन लोग पहले भी अभी देख चुके हैं। तो विभक्तकर का जो फार्मूला होता है वो होता है d = b² - 4ac। चलिए सही गलत वाले प्रश्न है इसमें, तीसरा वाला इसमें देख लेते हैं कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है। तो देखते हैं इस चैप्टर के हिसाब से क्या बात सही है क्या गलती है। तो यह लिखा है एक द्विघात समीकरण के 1 से अधिक मूल हो सकते हैं। तो ये तो यहाँ सही कहने का मतलब तो सही है इनका कि द्विघात समीकरण के मूल 1 से अधिक होते हैं, लेकिन 2 ही होते हैं। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि 1 से अधिक मूल हो सकते हैं, तो इसका मतलब 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो ये बात क्या है, ठीक से मतलब सही सेटअप नहीं हो रहा है इसका स्टेटमेंट का। यहाँ पे एक द्विघात समीकरण के 1 से अधिक मूल हो सकते हैं और यहाँ कहते हैं कि एक द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। लेकिन वो कह रहे हैं 1 से अधिक मूल है, तो 1 से अधिक मूल 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो सबके लिए तो ये बात सच नहीं हो सकती ना। तो इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, यानी यहाँ पे असत्य आएगा। चलिए अब दूसरा वाला देखते हैं। यहाँ पर इसके लिए क्या है, समीकरण x कोष्टक में x - 1 = 0 के मूल 0 और -1 होंगे। तो अपन देख लेते हैं कि देखो 2 फैक्टर यहाँ पे दिए गए हैं। तो x का मान एक तो 0 ऑब्टेंड होगा और एक x का मान, इसको 0 रखने पर x का मान -1 की बजाय 1 आएगा, जबकि यहाँ पे -1 दे रखा है। मतलब इससे जो वैल्यू आएंगी वो 0 और 1 आएंगी, क्योंकि दी क्या गई है यहाँ पे 0 और -1। तो ये रॉन्ग दिया है यहाँ पे मूल, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे असत्य आएगा।
तीसरा वाला देखते हैं, इसमें एक वर्ग समीकरण दे रखा है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल समान होंगे। तो अपन यहाँ पे अपन देख सकते हैं, इसके मूल निकाल कर भी देख सकते हैं और इसमें विभक्ति कर लगाकर भी देख सकते हैं। अगर इसका विभक्ति कर का मान 0 आता है तो ये मूल समान होने वाली कंडीशन फॉलो करेगा। या फिर अपन इसके मूल निकाल लेते हैं, तो इसको हल करके मूल निकाल लिए तो मूल देखो इसके x बराबर 2 और 2 यानी कि 2 मूल आया इसका, दोनों मूल सेम आए। इसका मतलब ये बात कह रहे हैं कि जो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिख रहा है कि इसके मूल समान है, तो सही बात है, स्टेटमेंट एकदम सही है। तो यहाँ पे अपन लोग लिखेंगे सत्य, या फिर इंग्लिश में ट्रू लिखते हैं, जिसे अपन लोग टी के यहाँ डिनोट कर रहे हैं इसमें। अब यहाँ पर चौथा वाला प्रश्न आता है, उसमें लिखा है कि ax प्लस बी इक्वल टू 0 का एक द्विघात समीकरण है। तो सिंपल सी बात है कि जब द्विघात समीकरण अगर होगा तो x की पावर जो है, x की जो घात है वो 2 होगी, जबकि इसमें x की घात 1 है। तो ये बात तो गलत है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, यानी असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक वाक्य वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। इसमें एक वाक्य वाले प्रश्न कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो पहला वाला इसमें आता है कि समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में मान बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाता है। तो सिंपल सी बात है कि अभी अपन लोग इसमें पहले पढ़ चुके हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac विविक्तकर होता है। तो ये किसका फार्मूला है, ये विविक्तकर कहलाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे पीछे अपन लोग इसका जो आंसर है वो विविक्तकर कहलाता है ये कहेंगे, या विविक्तकर अकेला लिख देंगे। दूसरा है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान है तो समीकरण के विविक्तकर का मान कितना होगा। अब निश्चित बात है कि मूल अपन लोग अभी पढ़ चुके हैं कि जब मूल समान होते हैं विविक्तकर का मान 0 होता है। तो ऐसी कंडीशन में इसका जो मान है वो अपन लोग लिख देंगे यहाँ पे 0। यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान ऋणात्मक होता है तो यहाँ बात ये आती है, यहाँ पूरा का पूरा जो ये एक वाक्य वाले जो प्रश्न है वो सब इस बात पर डिपेंड कर रहे हैं कि विभक्तिकर कितना होगा। तो सिंपल सी बात है कि जब विभक्तिकर का मान 0 होता है तो मूल समान होते हैं, विभक्तिकर का मान जब 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होते हैं, 0 से छोटा होता है तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन आती है जब मूल विभक्तिकर का मान ऋणात्मक होगा तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। और जब विभक्तिकर का मान धनात्मक होगा तो मूलों की पूर्ति कैसी होगी, मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। तो यहाँ पे 3 कंडीशन है बस विभक्तिकर पर। यदि विभक्तिकर का मान 0 होता है तो उसके मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे, अगर 0 से कम होता है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, और अगर विभक्तिकर का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। तो ये तीनों के तीनों जो चारों प्रश्न है इस तरह से ये पूरे विभक्तिकर पर डिपेंड है। तो ये पूरा का पूरा मान यहाँ समझ में आता है। विभक्तिकर का मान अगर 0 होता है तो उसके मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे, विभक्तिकर का मान अगर ऋणात्मक रहता है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, और अगर विभक्तिकर का मान धनात्मक होता है तो उसके मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। तो ये बात यहाँ पे समझने वाली थी। चलिए अब 5वां चैप्टर आता है अपना, जिसमें समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात आती है यहाँ पर। तो इस चैप्टर में से कितना क्या आना है, इसमें 1 नंबर के 2 प्रश्न आना है और 2 नंबर का 1 प्रश्न आना है और 3 नंबर का 1 प्रश्न आना है। कुल मिलाकर इस चैप्टर से 7 अंक के क्वेश्चन आने हैं समांतर श्रेणी वाले चैप्टर से, अध्याय 5 से। तो इसमें अपन लोग देख लेते हैं कि कैसे इसके सही विकल्प वाले क्वेश्चन अपन लोग सॉल्व करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे सॉल्व होंगे। चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें लिखा है एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी को इंग्लिश में शॉर्टकट में एपी लिखा जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी लिखा हुआ है, यानी ये समांतर श्रेणी यहाँ पे दी गई है। इसके पद दिए गए हैं 3/2, 1/2, ऋण के 1/2, ऋण 3/2। तो के लिए प्रथम पद और सार्वंतर क्रमशः क्या है। तो पहले निश्चित है कि प्रथम पद पता करना पड़ेगा। तो प्रथम पद का मतलब ये होता है पहले जो आएगा वही होगा। तो ये पहला वाला पद तो 3/2 है, तो प्रथम पद का मान तो 3/2 हो गया। अब वो कह रहे हैं सार्वंतर कितना है। तो सार्वंतर का मतलब ये होता है क्योंकि जो पदों में जो अंतर चलता है उसे अपन लोग सार्वंतर कहते हैं। कोई भी अपन लोग 2 क्रमशः पद लेंगे, उनका अंतर निकालेंगे तो वो समान आना चाहिए। तो अपन लोग ये दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद जब घटाएंगे तो आधे में से जब ये 1.5 जाएगा तो निश्चित है 1 बचेगा ऋण का, क्योंकि 1/2 में से जब ऋण के 3/2 मतलब 1/2 में से 3/2 घटाएंगे अपन लोग तो ऋण का 1 बचेगा। तो निश्चित है कि इसका प्रथम पद का मान तो 3/2 हो जाएगा और सार्वंतर का मान ऋण का 1 हो जाएगा। तो ये पहला वाला जो आंसर है वो ए नंबर का इस वाले प्रश्न का सही होगा। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, प्रथम पद ए का मान 3/2 हो गया और सार्वंतर निकालना है तो दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा देंगे। तो घटाने पर यहाँ पे माइनस का 1 ऑप्टेंड हो रहा है। तो इस तरह से 3/2 और ऋण 1 जो कॉमास में डिवाइड है इस तरह से, तो पहला वाला जो आंसर है वो सही होगा। फिर ये दूसरा वाला आंसर आता है, इसमें लिखा है कि एपी, फिर से एक एपी दी गई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है 10, 7, 4 का 30वां पद। तो यहाँ पे 30वां पद इसका निकलवा रहे हैं कि इस वाली श्रेणी को आगे बढ़ाया जाएगा तो 30वां पद कितना होगा। तो पदों 30वां पद निकालने का जो फार्मूला होता है, मतलब कोई भी पद निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है a + n - 1 × d।
तो उसी फार्मूले से अपन लोग तीसरा वाला पद यहाँ पता कर सकते हैं। तो A30 बराबर हो जाएगा जी आपका A का मान हो गया जी n-1, n का मान 30 हो गया, और जो D है, जो जिसे अपन लोग सार अंतर बोलते हैं, वो -3 है, क्योंकि ये जब 7 में से सेकंड वाली पद में से ये 10 घटेगा, 7 में से 10 घटेगा तो ऋण के 3 आएगा, तो सार्वंतर यहाँ पर ऋण के 3 है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 29 आ जाएंगे, यहाँ पर 29 का 3 में गुणा होगा तो 87 हो जाएंगे, और 87 में से जब ये 10 घट जाएगा तो -7 बचेगा, मतलब -77 आएगा। तो इस दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर अपन देख पा रहे हैं कि ये जो सी नंबर का है -77, ये सही है। फिर ये तीसरा प्रश्न आता है, ये भी एपी है, इसमें भी ये पद दे रखे हैं और इसमें 11वां पद अपन से ये पूछ रहे हैं, तो 11वां पद निकाल लेंगे तो फार्मूला वही लगेगा A + n-1 × d। तो A का मान यहाँ पे -3 है, वो रख देंगे यहाँ पर, और n का मान यहाँ पे 11 है, चूंकि 11वां पद निकालना है तो 11 ऋण 1, और यहाँ पर उसका d का मान आएगा, तो दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाकर आएगा जो कि 5/2 आएगा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे अपन लोग तो ये ऋण का 3 रहेगा, और ये सॉल्व होकर 25 हो जाएंगे, तो 25 में से जब ऋण 3 घट जाएगा, 3 घट जाएगा, तो यहाँ पे 22 आएगा। तो इसका मतलब ये तीसरे वाले प्रश्न का जो उत्तर है वो बी नंबर का 22 सही है। चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, 6, 9 का कौन सा पद 27 है। तो वो ये कह रहे हैं 27 जो इसमें जो टर्म आएगा, आगे जो पद आएगा वो कौन से नंबर का। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए भी वही फार्मूला है A + n-1 × d। तो अपन ये 27 को इसका जो n वां टर्म है वो मान लिया, 27 = 3 हो जाएगा, प्लस n-1 × d। ए क्या है, A का मान 3 है यहाँ पर, और D का मान कितना है, वो भी 3 है, क्योंकि 6 में से जब सेकंड वाले पद में से पहला पद घटाएंगे अपन लोग तो 3 बचेगा, मतलब सर्वांतर भी इसमें 3 है। तो यहाँ पे अपन ने इसको 27 लिख दिया, और A का मान 3 लिख दिया, और n-1 और D का मान भी 3 है। जब सॉल्व करेंगे इसको तो n का मान यहाँ पर 9 आया, n का मान 9 आया। इसका मतलब ये हुआ कि इस श्रेणी में 9वें स्थान पर, यानी 9वां पद 27 है। तो ये उत्तर देख लेते हैं, ये 5वां, 8वां, 9वां। अपन देख पा रहे हैं चौथे वाले प्रश्न का उत्तर सी नंबर का 9वां सही है। फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे 5वां पद आता है, यहाँ पर 5वां वाला सवाल आता है। तो यहाँ पे इसके भी जो टर्म दिए गए हैं उसके लिए 11वां वाला पद अपन से पूछ रहे हैं, तो इसके लिए भी वही है, ए का मान ये हो गया, और इसमें से जब ये घटाएंगे तो वो डी का मान हो जाएगा, सार्वंतर का मान हो जाएगा, और 11वां पद अपन निकालेंगे तो ये A + n-1 × d वाला फार्मूला लगेगा। तो ए का मान -5 है, और 11वां पद निकालें तो 11 ऋण 1 आ जाएगा, और इसका जब मान निकालेंगे दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाएंगे, मतलब सार अंतर निकालेंगे तो वो -5/2 आएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ऋण के 5 यहाँ आ जाएंगे, और ये 25 आएंगे, 25 में से 5 जाएगा तो 20 बचेगा। तो 5वें प्रश्न का उत्तर ये बी नंबर का 20 ये सही होगा, मतलब 11वां पद इसमें 20 है। तो इस तरह से अपन लोग ये ऑब्जेक्ट टाइप वाले प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, सिंपल सा है। सभी फार्मूले यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि A + n-1 × d वाला फार्मूला लगा है। अभी खाली स्थान देख लेते हैं। तो खाली स्थान में लिखा है सार्वंतर श्रेणी में सार्वंतर d का मान -1 है। तो सिंपल सी बात है कि सार्वंतर निकालने के लिए पदों का अंतर देखा जाता है, जो भी क्रमशः 2 पद लेते हैं और उनका अंतर निकालते हैं तो वो सेम आना चाहिए, तो वही सार्वंतर होता है। तो जब ये 1/2 में से ये 3/2 घटाएंगे अपन लोग, यहाँ घटाया भी गया है तो माइनस का 1 बच रहा है, इसका मतलब सार्वंतर यहाँ पर -1 अपन को भरना है। अभी दूसरा वाला खाली स्थान आता है, तो इसमें लिखा है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + 2n है तो श्रेणी का प्रथम पद बताइए। तो प्रथम पद के लिए निश्चित है कि जब n एक नंबर रहता है, जो कि नेचुरल नंबर की बात यहाँ पे चलती है, स्टार्ट फ्रॉम 1 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर होता है। जब तो प्रथम पद अगर निकालना है तो n का मान 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो n का मान जब 1 पुट यहाँ पे कर देंगे तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 और 3 5, तो पहला वाला पद 5 बनेगा यहाँ पे। तो प्रथम पद का मान यहाँ 5 अपन लोग भर देंगे, खाली स्थान में 5 आएगा। अब ये अगले वाला जो क्वेश्चन है वो है सही और गलत वाला। तो इसमें अपन लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो पहला वाला जो इसमें क्वेश्चन है, इसमें लिखा है -2 2 -2 2 -2 एक समांतर श्रेणी है। तो उसको अपन को कंफर्म करना है कि वो श्रेणी है कि नहीं है समांतर श्रेणी। उसके लिए सिंपल सी बात है कि पदों का अंतर देखा जाएगा, अगर वो सभी जगह पे सेम अंतर आता है तो वो निश्चित है कि सार्वंतर उसमें क्रिएट होगा, और सार्वंतर क्रिएट होगा तो वो कथन सत्य होगा। लेकिन यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर 2 में से ऋण 2 को घटाया जाए तो 4 आएगा, और अगर ये तीसरे वाले पद में से दूसरा वाला पद घटाना तो -4 आएगा। तो मैं देख पा रहे हैं कभी 4 आ रहा है, कभी -4 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी -4 आ रहा है। मतलब जो सार अंतर है, मतलब सभी पदों का जो अंतर चल रहा है वो सेम नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये समांतर श्रेणी फॉलो नहीं करते ये नंबर्स। तो ऐसी कंडीशन में ये असत्य वाला कथन होगा यहाँ पे, यानी कि ये गलत कथन है। तो दूसरी बात देखते हैं अपन लोग यहाँ पर कि इसमें लिखा है ABC AP में है, मतलब ABC अगर समांतर श्रेणी में है
तो फिर इनमें क्या रिलेशनशिप होती है? तो रिश्ते बी का मान आगे आने वाला ए और पीछे आने वाला सी का आधा होता है जोड़कर। तो यहाँ पे बी का मान ए प्लस सी बटे 2 ये होता है। तो सही बात है, ये तो समांतर श्रेणी में हमेशा क्या होता है, बीच वाला पद आजू बाजू के जो पद होते हैं उनको जोड़कर 2 का भाग देने पर बनता है। तो बी बराबर ए प्लस सी बटे 2 ये सही है, स्टेटमेंट सही है, तो ये सत्य होगा। सत्य के लिए यहाँ पे अपन ने टी यूज किया है। अब ये तीसरा आता है श्रेणी 8, 6, 4 का छठवां पद -2 है। तो निश्चित है अपने पास फार्मूला है, उससे अपन लोग छठवां पद निकाल लेंगे। ए का मान यहाँ पे 8 रहेगा और डी का मान यहाँ पर ऋण के 2 हो जाएगा, कुछ 6 में से 8 जाएगा तो ऋण के 2 बचेंगे और छठवां पद यहाँ पे निकालना। तो ये फार्मूला लगा दिया अपन ने ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला लगा दिया, ए का मान 8 है और डी का मान -2 है, एन का मान 6 है। छठवां निकालना ना, इसलिए तो अपने सॉल्व किया। तो ये देखो 8 ऋण 10 यानी ऋण 2 सही आया। इसका मतलब ये ऋण 2 इस वाले पद के लिए ये छठवां पद ऋण 2 है। इसका मतलब ये कथन एकदम सही है, तो ये सत्य कथन है। चलिए चौथा देखते हैं। इसमें लिखा है शब्द में और वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक शब्द में और एक वाक्य में उत्तर देना है। तो सिंपल सी बात है कि पहला वाला जो प्रश्न है वो एपी 2, 7, 12 डॉट 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 के 10वें पद का मान निकालिए। तो इसमें 10वां पद फार्मूला अपन लगा देंगे वही ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 2 है यहाँ पर और 10वां पद निकालना है तो यहाँ एन का मान 10 रहेगा और 5 इसका सार बनता है। तो जब इसमें सॉल्व किया पर लोगों ने तो ये 2 प्लस 45 यानी कि 47। तो इस वाले में देख पाएंगे कि 10वां पद इसका 47 आ रहा है। तो इस वाले प्रश्न का जो आंसर होगा वो 47 होगा, 47 होगा। ऐसे दूसरा वाला जो एपी है उसमें 4, 6, 8 डॉट 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 40 में पदों की संख्या बताइए। तो इसमें क्या लास्ट वाला टर्म 40 दे रखा है और कह रहे हैं कितने पद हैं इसमें ये बताना अपन। तो इसके लिए क्या करते हैं कि एनवां पद अपन लोग 40 मान लेते हैं और जो फार्मूला वही यूज़ करेंगे जो अभी किया था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 4 है, डी का मान 2 है, एन माइनस 1 यहाँ पर रहेगा और 40 यहाँ पर अपन लोग ए एन जो टर्म होता है एन वापस उसकी जगह पर रख देंगे। जब सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू ऑब्टेंड हो गई 19, मतलब 19वां पद है। तो सिंपल सी बात है कि एपी श्रेणी में जो 40 आएगा वो 19वें नंबर पर आएगा, यानी कि इसमें कुल 19 पद हैं। तो इसका आंसर 19 होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों को अपन लोग देखते हैं। अब ये त्रिभुज वाला पार्ट आता है यहाँ पे। इसमें से 1 अंक का 2 प्रश्न आएंगे और 2 अंक का 1 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न। कुल मिला के यहाँ पे 7 अंक का इस वाले चैप्टर से आना है, त्रिभुज वाले चैप्टर से अध्याय 6 में। तो उसमें अपन देख लेते हैं विकल्प क्या है। सही विकल्प क्या है, लिखा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। मतलब इस तरह से बात चल रही है, यदि एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर 2 भुजाओं को काटती हुई एक रेखा खींची जाए, उसके समांतर रेखा खींची जाए, तो उनका जो रेशियो कटेगा वो सेम आएगा, यानी AD बटे DB और AE बटे EC, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। मतलब ये जो मैथमेटिकल फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे लिख दिया वो इस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो ये क्या चीज़ है, सिंपल सी बात है कि जब इस रेखा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो रेशियो कटेगा, इनका काटेगा वो सेम रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये कौन सी प्रमेय होती है, ये थेल्स प्रमेय होती है, जिसे आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। पेपर में हो सकता है यहाँ पे थेल्स प्रमेय लिखा आ जाए इस तरह, तो थेल्स प्रमेय कहो या फिर आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय कहो, दोनों एक ही बात है और उसका स्टेटमेंट यही है। तो इसका जो पहला वाला जो आंसर है ए नंबर का, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का स्टेटमेंट है, तो ये सही है, पहला वाला सही है। या थेल्स प्रमेय भी लिखा हो सकता था, तो थेल्स प्रमेय कहेंगे इसे या फिर आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय कहेंगे। तो ये पहला वाला ए नंबर का ऑप्शन सही है। फिर ये दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC में AB का मान 6√3 सेंटीमीटर, AC का मान 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब कोण B का मान कितना होगा। तो इसे थोड़ा सा अपन लोग डायग्राम बना लेते हैं, एक डिज़ाइन बना लेते हैं, चूँकि यहाँ पे देख सकते हैं कि कोण B कितना है, B का मान निकालना है, तो BC का मान यहाँ पे कितना होगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं AC बड़ा है, अपन ने AC बनाया, AB बनाया और ये 6 और ये 6√3 यहाँ पे देख सकते हैं। तो B का मान कितना होगा, साफ साफ अपन को दिख रहा है कि B का मान अपन देख सकते हैं 90 डिग्री यहाँ पर है, B का मान दिख रहा है अपन को 90 डिग्री है। और अगर ऐसे नहीं दिखता तो अपन लोग देख भी पा रहे हैं इसमें, और भी एक तरीका है देखने का कि कोई भी 2 भुजाओं का वर्ग अगर एक तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वो निश्चित है कि समकोण त्रिभुज क्रिएट करेगा वहाँ पर। तो इसका अगर वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग और इसका वर्ग मिलाकर इसके वर्ग के बराबर, मतलब 144 हो जाएगा। इसका और इसका वर्ग करेंगे, जोड़ेंगे तो ये 144 के बराबर आएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो B पार्ट है, मतलब B है जो कॉर्नर है, वो वहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा।
यानी कि दूसरे का सी नंबर का 90 डिग्री सही है। फिर यहाँ पे तीसरे का बात करते हैं अपन लोग। इसमें तीसरे का बात करते हैं अपन लोग। इसमें देखते हैं कि ABC में D और AB तथा CD बराबर 3 सेंटीमीटर और EC बराबर 4 सेंटीमीटर और BE बराबर 6 सेंटीमीटर, तब DA का मान यहाँ पे कितना होगा, ये यहाँ पे पूछ रहे हैं वो अपन से। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जब इसको DE AB के समांतर होगी तो एक डायग्राम अपन लोग जब खींचते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, तो यहाँ पे D और AB समांतर इस तरह से बनाया, देखो CAB बनाया, तो D अपन को AB के समांतर खींचना है। तो दो पार्ट यहाँ पे कटेंगे, एक CD/DA बनेगा और एक CE/AB बनेगा यहाँ पर। तो रेशियो आएगा, इसकी वैल्यू अपन लोग यहाँ से रख देंगे उठाकर। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे DA का जो मान है वो सॉल्व करने पर 9/2 आ जाएगा। 9/2 यानी कि 4.5 यानी 4.5। तो तीसरे वाले प्रश्न का उत्तर जो सी नंबर का है वो 4.5 सेंटीमीटर होगा। चौथा है इसका, यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो पहली भुजा के सम्मुख कोण कौन सा होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर यहाँ पे एक पाइथागोरस प्रमेय की बात चल रही है कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो पहली भुजा के सामने का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, समकोण होता है। तो जो इसका जो पहला वाला आंसर है ए नंबर का वो सही है। चौथे प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही है। पांचवा प्रश्न इसमें है, आप लोग देख सकते हैं कि पांचवें प्रश्न में यहाँ लिखा है किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है और AD x है, DB का मान x-2 है, AE का मान x+2 है तथा EC का मान x-1 है, तब x का मान होगा। तो यहाँ पर निश्चित है कि जब अपन लोग ये DE समांतर BC एक त्रिभुज बनाते हैं, ABC बनाते हैं और BC के समांतर एक DE यहाँ पे लाइन खींचते हैं, तो यहाँ पर कुछ रेशियो क्रिएट होते हैं, AD/DB और AE/EC मान रखते हैं। इनके मान जो भी यहाँ पे दिए गए हैं यहाँ रखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 4 आती है। तो यहाँ पे पांचवें जो प्रश्न है उसका उत्तर बी नंबर का 4 सही है। अब यहाँ पे जो दूसरा वाला प्रश्न आता है वो खाली स्थान वाला प्रश्न आता है। इसमें अपन देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी वृत्त होते हैं। अब ऑप्शन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर्वांगसम और समरूप। तो एक बात बता दूं कि सर्वांगसमता तभी लागू होती है तब पूरी उसके पार्ट सही होते हैं, उसकी माप एक सी होती है, उसका आकार एक सा होता है, तभी वो सर्वांगसम होते हैं, नहीं तो वो समरूप होते हैं। अगर आकार समान है, उसका माप समान नहीं है तो वो समरूप होते हैं, और अगर आकार और माप दोनों समान है तो सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं सभी वृत्त होते हैं। अब सभी वृत्त अपन देखते हैं, सभी वृत्त छोटा बड़ा भी हो सकता है, छोटा वृत्त भी हो सकता है, बड़ा वृत्त भी हो सकता है, मतलब माप तो समान नहीं है उसकी, इसका मतलब वो समरूप होंगे। तो यहाँ पे समरूप भरा होगा, सभी वृत्त समरूप होते हैं। दूसरा वाला खाली स्थान देखते हैं, इसमें लिखा है सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी वर्ग जब वर्ग बनाएंगे तो वो छोटे बड़े वर्ग होंगे, वो तो बराबर तो होंगे नहीं सब। तो जैसे ये वर्ग बनाए मैंने यहाँ पे, तो देख सकते हैं सभी वर्ग आकार तो सेम नहीं है उनका, लेकिन माप मतलब माप भी समान होना चाहिए। आकार तो छोटा बड़ा दिख रहा है अपन को, माप भी इनकी समान होनी चाहिए। तो अपन माप अगर समान होती तो सर्वांगसम होते, इनकी तो माप अलग अलग है, यानी सभी वर्ग छोटे बड़े हो सकते हैं। इसका मतलब समरूप वाली बात यहाँ पे आएगी, समरूप भरा होगा यहाँ पर। सभी त्रिभुज की बात आती है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? वो समबाहु त्रिभुज होते हैं। समबाहु त्रिभुज छोटा भी हो सकता है, समबाहु त्रिभुज बड़ा भी हो सकता है। इसका मतलब समबाहु त्रिभुज समरूप वाली कंडीशन को फॉलो कर, तो यहाँ पे समबाहु भरा होगा। चौथा है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यानी समकोणिक त्रिभुज है तो उनकी संगत भुजाएं जो रहेंगी उनका अनुपात सदैव समान होता है। तो यहाँ पे समान भरा होगा, क्योंकि अगर कोण समान रहते हैं दो त्रिभुजों में संगत तो उनके रेशियो भी समान रहते हैं। पांचवा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाएं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ बात आती है एक ये थेल्स प्रमेय का उल्टा भी इसे कहा सकता है, थेल्स प्रमेय का विलोम भी कहा जा सकता है। तो तीसरी भुजा के समांतर होगी, यहाँ पे समांतर वाला ऑप्शन यहाँ पे आएगा। जैसे कि देख सकते हैं अपन लोग यहाँ पर कि अगर कोई भुजा इसके काटती है और बराबर रेशियो में काटती है तो ये जो DE है वो BC के समांतर होगी, यानी कि समांतर वाली यहाँ कंडीशन आएगी, यहाँ पे समांतर भरा होगा। फिर यहाँ पे सत्ता वाली बात आती है, तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे सत्ता वाली बात आती है। तो दो त्रिभुजों से संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। दो त्रिभुजों की संगत कोण अगर बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये कथन सही है
ये समरूपता की एक परिभाषा भी होती है, इसलिए ये वाला पहला स्टेटमेंट अपना सही है, यानी सत्य कथन है ये वाला, यहाँ सत्य लिखेंगे। दूसरा वाला, यदि एक त्रिभुज की दो कोण एक अन्य त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ये भी सही बात है कि त्रिभुज के अगर दो कोण एक अन्य त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो जाएंगे तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, मतलब एक से शकल के होंगे वो दोनों। फिर यह तीसरी बात आती है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के अंतर के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये बात फेल हो जाती है, क्योंकि ये कोई स्टेटमेंट सही नहीं है, ऐसी बात गणित के हिसाब से सत्य नहीं होती है, इसलिए स्टेटमेंट ये गलत है, यानी असत्य है ये वाला, तीसरा वाला। चौथा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो पहली भुजा के समकोण समकोण होता है। तो यहाँ सिंपल सी बात है कि ये जो बात की गई है वो पाइथागोरस प्रमेय की बात की गई है, वो पाइथागोरस प्रमेय में हम जानते हैं कर्ण के सामने का जो कोण होता है वो समकोण होता है। तो ये कथन स्टेटमेंट सही है, चौथा सत्य कथन है। फिर यहाँ पे एक शब्द में उत्तर वाली बात आती है, तो यहाँ पे पहला लिखा हुआ है कि क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? नहीं, अगर अपन समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे तो वो समरूप नहीं होंगे, क्योंकि उनका डिजाइन अलग अलग होगा। समरूप होने के लिए उनका डिजाइन एक सा होना चाहिए, भले माप अलग अलग हो, तो सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। फिर दूसरी बात है, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? तो हाँ, सभी वर्ग जो होते हैं वो समरूप होते हैं, क्योंकि वर्ग की जो माप है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनका शेप एक जैसा रहता है, आकार एक जैसा रहता है। तो इस तरह से अपन देखा कि 3 चैप्टर्स में अपन लोगों ने ये पढ़ा, आज अपन लोगों ने ये पढ़ा, और तो निश्चित है कि बच्चों को ये समझ में आएगा, और वो आने वाले जो एग्ज़ाम चालू होने वाला है हाई स्कूल का, उसमें मैथ का परफॉर्मेंस अच्छे से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से दे पाएंगे। तो अपन जानते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न बच्चों के पास होने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कि अगर वो सही हो जाते हैं तो बच्चों को थोड़ी सी मेहनत करने पर उस विषय में वो पास हो जाता है। तो धन्यवाद साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में से शेयर करें। धन्यवाद साथियों।